हमारे फ्रेंड्स को, दोस्तों को, और मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और लॉ एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। मैं आज आप लोग के बीच द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908 के बारे में बताएंगे। बहुत लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि इस जो CPC 1908 में टोटल 158 सेक्शन है और 51 जो है ऑर्डर्स है। तो इसके बारे में हम आपके बीच बताते रहेंगे और देखते रहिए कि हम लोग तो इसमें जो CPC है उसमें जो हमारा अधिकार क्या है, दायित्व क्या है, जो आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, उस पर हम लोग का ज़्यादा इसमें जानकारी दी गई है। तो देख रहे हैं टोटल हम जब बताएंगे CPC जो 1908 में, तो सभी जानते हैं कि प्रिलिमिनरी होता है। कहीं भी कोई जो सेक्शंस बनते हैं तो या कोई कानून बनता है तो उसमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी होता है। तो इसमें शॉर्ट टाइटल्स होते हैं, कमेंसमेंट, ये हमेशा होता है। डिफिनीशन है, सब सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स है, सेविंग्स है। अब जानते हैं सेविंग्स जो पुराने कुछ हमारे रूल्स रहते हैं उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ कोड टू द रेवेन्यू कोड क्या है, प्रीकनरी जुडिस जो हमारा जुडिक्शन है वो क्या है, प्रोविजनल स्मॉल काउज कोर्ट क्या है, प्रेसिडेंसी स्मॉल काउज कोर्ट, सारा चीज़ जो है प्रिलिमिनरी में है। और जो पार्ट 1 में है, इसमें जैसे कि कोई भी कानून बनता है तो पार्ट 1 आफ्टर एटसेट्रा। और इसमें सूट्स इन जनरल में दिया हुआ है कि जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड रेस जुडिक्टा, तो इस पर बताया गया है। इसमें जो न्यायाधीश है या जो एडवोकेट है, दोनों के लिए जानकारी दी गई। कोर्ट to try all civil suits unless where, इसमें दिया हुआ है स्टे टू सूट। अब ये देखिएगा कि जैसे मैंने बताया कि जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट्स में जो अलग अलग जो सेक्शंस हैं और ऑर्डर्स है उसको डिवाइड किया गया है। तो मैंने बताया कि ऑर्डर जो है टोटल 51 ऑर्डर है और सेक्शन जो है 158 है। तो इस बात को भी हम आपको बीच बताएंगे कि कैसे इसको जानना है। तो उसको लास्ट में हम उसकी जानकारी हम देंगे। तो मैंने बताया था कि 158 जो है ऑर्डर है। यहाँ देखिए लास्ट में आपको बताया जाएगा। हम ड्राइंग करके रेक्टेंगल का हम देखिए कि ये आपको बताएंगे कि ये लास्ट में बता रहा था कि 158 जो है सेक्शंस है। तो ये इस बात को जानना जरूरी है कि CPC में ऑर्डर कितने सेक्शन से ऑर्डर्स क्या है, ये हम आज आपके बीच जो है ये करेंगे। चलिए तो ये आगे बढ़ते हैं। तो टोटल जो सेक्शन से पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, बाद में हम लोग ऑर्डर की चर्चा करेंगे। तो पहले हम आते हैं पहला सेक्शन से, जैसे कि शॉर्ट टाइटल्स और कमेंसमेंट, जो दिस एक्ट में भी cited
एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908 और सेक्शन 2 में और जनवरी 909 से ये फोर्स किया गया। ये बात की जानना जरूरी है कि ये 1908 में था, लेकिन जनवरी 1909 में इसको जारी हुआ। सेक्शन 3 में जो है उसमें पूरा उस समय जो था कि पूरे होल इंडिया में इसको लागू किया गया था। उस समय स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर और स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया में इसके लिए जो अलग अलग प्रोसीजर बनाए थे, क्योंकि उसमें ट्राइबल एरिया में जैसे 21 डे ऑफ जनवरी 1972 में एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि ट्राइबल एरिया मीन्स टेरिटरी वेयर द इमीडिएटली बिफोर द 21st day of January 1970 were included in the tribal area. Assam is referred to the paragraph 20 of the 6th schedule of constitution. तो हम चलते हैं, हम जैसे कि हमने भारत के संविधान में आपको बताया था कि जो अलग अलग जो हमारे अलग अलग पार्ट थे और अलग अलग आर्टिकल्स उसमें थे, तो उसकी भी जानकारी हम आपको दिए थे। तो इसमें हम लोग अलग अलग ये कर रहे हैं। दूसरा है कि डिफिनेशन जो दिया गया है अलग अलग सेक्शन 2 में, कोड का इंक्लूडिंग रूल क्या है, डिक्री क्या है, जैसे कि हम फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द adjudication where so far the regards the court express it conclusively determine the rights of the parties with regard to all or any of the matters in the controversy in suit and may be either preliminary or final। तो ये जानते हैं डिक्री जब हम कोर्ट से डिक्री दिया जाता है और उसको कोड का क्या है, डिक्री क्या है, अदर जो है उस सब के बारे में, डिक्री होल्डर क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, फॉरेन कोर्ट क्या है, गवर्नमेंट्स प्लीडर क्या है, ये सारे हाई कोर्ट इंडियन सेक्शंस में सारी जानकारी, जजमेंट क्या है जब जानते हैं। जब डिक्री हो जाता है तो स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री ऑर्डर, जो पहले भी हम लोगों ने बताया था कि जो डिक्री क्या होता है, ऑर्डर्स क्या होते हैं, डिक्री क्या होता है और जजमेंट्स क्या होते हैं। तो ये जजमेंट डिवेटर जो एनी पर्सन अगेंस्ट whom डिक्री हैज बीन पास्ड ऑन ऑर्डर कैपेबल टू एक्सक्यूशन हैज बीन मेड। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, मेंस प्रॉफिट्स क्या है, ये सब जो है मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, और ये सारी चीज़ों की जो है सेक्शन 2 में पूरी डिफिनीशंस के साथ जो है समझाया गया। तो बहुत जरूरी है आम लोगों को समझना। सेक्शन 3 में सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट्स दिया हुआ है कि पर्पस ऑफ द कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट and every civil court of grade inferior to the district court and every court's small causes is subordinate to the high court and district court। तो subordination of the court जब जानते हैं कि जो ऊपर वाले कोर्ट होते हैं जो ऑर्डर करते हैं, नीचे वाले अवॉइड हो जाते हैं, अगर अवॉइड हो जाते हैं उसके ऑर्डर। सेविंग्स जानते हैं, in the absence of any specific provision of the contrary, nothing in the code shall be deemed to limit or otherwise affect any special or local law now in force or special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure
prescribed by or under any other law for time being forced। तो सेविंग्स क्या होते हैं, जो पुराने जो कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, लॉ है, उसको सेविंग करते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो ये सेविंग्स हम लोग जानते हैं कि कोई भी कानून में लास्ट में जो है सेविंग्स की रहती है। और तो आगे हम लोग चलते हैं और सेक्शन 5 में दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ द कोड to revenue code, where any revenue code are governed by the provisions of this code in those matters of procedure upon which any special enactment applied to them is silent. The state government may be notified in the official gazette, declare that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply on those codes, or shall only apply to them in which modification as the state government may prescribe। तो जब रेवेन्यू कोड के बारे में दिया हुआ सबसेक्शन 1 मीन्स कोर्ट हैविंग द जुरिडिक्शन under any local law or entertain suits or other proceedings relating to the rent, revenue, or profit of land used for agriculture purpose, but does not include civil court having original jurisdiction under this code to try such suits or proceedings as being suit और प्रोसीडिंग ऑफ द सिविल नेचर। सेक्शन 6 में दिया हुआ है पिक्यूनरी jurisdiction save insofar as the otherwise express provide nothing herein content shall operate to the give any court jurisdiction over suit or the amount of or value of this subject matter of which exceeds the pecuniary limits if any or ordinary jurisdiction। तो ये pecuniary jurisdiction के बारे में बताया गया है। और 7वां है provisional small causes of the courts, सेक्शन 7 में दिया गया है, स्मॉल काउजेज के बारे में दिया गया है। 8 सेक्शन में दिया है precedency small cause of court, saving as provided in section 24, 38, 41, 75 clause A, B, C, 76, 77, 157 and 158, and then precedency small causes code act 1882, 15 of 1882. The provisions of the body on this code shall not extend any suit or proceedings in court of small causes establishing towards the Calcutta, Madras and Bombay। तो ये प्रेसिडेंसी ऑफ स्मॉल कोर्ट्स काउजेज। तो ये हो गया पार्ट। अब पार्ट 1 में आते हैं सूट जनरल। इसमें सेक्शन 9 में कोर्ट्स टू ट्राई द सिविल सूट्स अनलेस बेयर्ड, इसमें दिया हुआ है स्टे ऑफ सूट कैसे हो सकता है, सेक्शन 10 में दिया हुआ है। और सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा जो है ये इसमें दिया गया है कि क्या है रेस जुडिकेटा, इसको जानना जरूरी है। तो इस पर भी हम लोग करेंगे कि ये क्या है। जुडिकाटा, तो इस पर हम लोग बात करेंगे क्या है इसका रेस जुडिकाटा। तो इसको जानकारी
रेस जुडिकाटा नो। तो रेस का ये लेटिन वर्ड है रेस जुडिकाटा, और रेस का मतलब होता है सूट, और जुडिकाटा मतलब होता है जजमेंट। तो ऐसा सूट जो है ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। नो तो रेस जुडिकाटा, no court shall try any suit or issue which the matter directly or subordinately is issue has been directly or substantially in the issue of format suit between the same parties or between parties under which they or any of them claim litigating under the same title in a court component to try such subsequent suit or the suit which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by the court। तो इसमें रेस जुडिकाटा में ऑलरेडी जब चल रहते हैं एक जगह मैटर, तो दोबारा उसको फिर जो है नहीं ले जाया जा सकता है। तो ये पूरी जानकारी एक्सप्लानेशन अलग अलग दिया हुआ है, एक्सप्लानेशन 8 तक इसमें दी हुई है। सेक्शन 12 में बार टू फर्दर सूट्स, इसमें दिया हुआ है वेयर ए प्लेंटिफ इज precluded by rules from instituting a further suit in the respect of any particular cause of action, he shall not entitled to institute or suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies। तो फर्दर सूट से मैं पहले बताया कि उसको रोकता है। और उसके बाद सेक्शन 13 में व्हेन द फॉरेन जजमेंट नॉन कंक्लूसिव, जब ये फॉरेन जजमेंट शैल बी conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under the whom they are any of claim litigation under the same title except। so अलग अलग उसके दिए हुए हैं क्या क्या दिया है। where it has not been pronounced by the court competent jurisdiction, where it has not been given on the merit of the same। इसी तरह अलग अलग where if sustains the claim founded on breach of any law in the force of India। तो ये इस बात का फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव ये दिया है। इसके बाद सेक्शन 14 में है प्रिजम्पशन एज द फॉरेन जजमेंट, उसके बारे में दिया है और प्लेस ऑफ सुइंग, इसके बारे में आगे हम लोग सेक्शन 15 के बारे में इसको पढ़ेंगे। तो ये जो है इस पर भी हम लोग आगे हम बताते रहेंगे आपको कि सिविल कोड प्रोसीजर। तो ये जानना जरूरी है सभी को कि इसमें 158 सेक्शन है और 51 जो है ऑर्डर्स है। और जो सेक्शन 17 में है सूट्स फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुडिक्शन ऑफ द डिफरेंट कोर्ट, इसके बारे में दिया हुआ है। हम जानते हैं कि इसको सिविल प्रोसीजर कोड कई पार्ट में बटा हुआ है।
कई ऑर्डर्स है, कई सेक्शंस है, कई फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो इस सबको जानना जरूरी है। जो तो इन्हें हमने अभी सेक्शन 17 के बारे में बताया कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज situate within the jurisdiction of different courts. Place of institution of the suit where the local limits or jurisdiction of the courts are uncertain. तो इसमें भी ये जो है आपका, जिसमें इसकी जानकारी दिया गया है कि ये प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में। तो प्ले सेक्शन 18 में place of institution suits where the local limits of jurisdiction of the court are uncertain. जब वहाँ है तो उसमें लोकल नहीं तो सूट होता है। इलिस्ट्रेशन भी दिया गया है उसका। सेक्शन 20 में अदर सूट टू बी instituted where the defendant reside or cause of action arises. Subject to the limitation of aforesaid, every suit shall be instituted in court within the local limits where the jurisdiction, local limit को देखना है इसमें। इसके बाद उसका भी इलिस्ट्रेशन दिया गया है। सेक्शन जो है 21 में ऑब्जेक्शन टू jurisdiction. No objection as the place of suing shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the court first instance at the earliest possible opportunity in all cases where issues are settled at or before such settlement and unless there has been consequent failure of the justice. तो इसमें आपको इसी का 21 में बार और सूट सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन टू द प्लेस ऑफ सुइंग। इसी तरह पावर टू ट्रांसफर ऑफ सूट्स वेयर में भी instituted in more than one court. अगर एक से ज़्यादा where the suit may be instituted in any one of two or more courts and is instituted in one of the such court and any defendant after notice to the other parties may at the earlier possible opportunity and in all cases where issues are settled at before such settlement apply to have the suit transferred to another court and the court to which such application is made after considering the objection of other party if any shall determine in which the several courts having jurisdiction to suit shall proceeded. तो इस पर जो है पावर दिया गया है कोर्ट का सेक्शन 23 में। तो व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज where the several courts having the jurisdiction are subordinate at the same appellate court and application under section 22 shall be made to the appellate court. तो इसके बारे में दिया है। फिर सेक्शन 24 में जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल, इस पर दिया गया है क्या पावर है। सेक्शन 25 में पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट, उस पर भी दिया है क्या रहेगा। 26 जो अपना सेक्शन में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो इंस्टीट्यूशन किस तरह सूट कर सकता है उसके बारे में। एवरी सूट शैल बी
instituted by the presentation of the plan or in such other manner as may be prescribed. Prescribed किया गया summon and discovery. Summon and to defendant कैसे summon किया हुआ है? The suit has been duly instituted. A summon may issue to the defendant to appear and answer the claim and may be served the manner prescribed prescribed format में दिया हुआ है सम्मन का कैसे उसको जारी करना है. सर्विस एंड सम्मन where डिफेंडेंट resides अदर स्टेट उसके लिए क्या प्रोसीजर है सेक्शन 28 में दिया हुआ है. 29 में सर्विस ऑफ फॉरेन सम्मन इसके लिए भी कैसे दिया हुआ है. सम इसमें दिया हुआ है कि summons and other procedure issued by if any civil or revenue court established in any part of the India to which the provisions on this code is not extended, or any civil or revenue court established or continued by the authority of the central government outside of India. Or third है any civil or revenue court outside of India which the central government has by notification in the official gazette declare the provisions of the section to apply. तो ये सेक्शन 29 में सीपीसी के. सेक्शन 30 में पावर सेक्शन 30 में पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक सो उसके बारे में दिया हुआ है क्या क्या subject to such condition and limitation it may be prescribed the court may at any time either of its own motion or on the application of any part वो दिया हुआ है. someone to witness को सम्मन कैसे देना है 27, 28, 29 इसमें दिया हुआ है पहले से. penalty for default court may compel the attendance of any person to whom someone has been issued under the section 30 purpose issue a warrant on his arrest attach the sale in his property. अगर वो सम्मन पर हाजिर नहीं होता है तो अलग अलग दिया हुआ है कि वारंट इशू करना या अटैच द सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी. तीसरा है इम्पोज a final upon him not exceeding the 5,000 rupees. Order him to furnish security for his appearance and in default commit to him civil prisoner. सेक्शन 33 में जो है दिया हुआ है जो उसका जजमेंट एंड डिक्री के बारे में दिया हुआ है कैसे जो court after the case has been heard the shall pronounce judgment and on such judgment a decree shall follow. क्या जजमेंट में पहले बताए थे कि पहले जजमेंट होता है इसके बाद डिक्री और उसका होता है जजमेंट. जब होता है तो सुप्री जानकारी इसमें दी जाती है. इंटरेस्ट इसमें क्या है सेक्शन 34 में इंटरेस्ट where and so far as a decree is for the payment of money the court may in the decree order interest at such rate as the court deems reasonable to be paid on principal sum adjudged from the date of suit to the date of decree. In addition to any interest adjudged on such principles, sum of any period prior to this institution of suit
इसके बारे में इंटरेस्ट वगैरह भी उसमें जोड़ सकता है कि क्या क्या जब से शूट किया तब से चल रहा उसमें क्या क्या इंटरेस्ट। कॉस्ट भी सेक्शन 35 में कॉस्ट के बारे में बताया गया था। सब्जेक्ट सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज में बी prescribed and the provision of any law for time being in force. The cost and incident to all suit. तो उसका क्या कॉस्ट है उस पर जो उसके बारे में डिफाइन किया है। इसके बाद ये 35 का अलग अलग फिर इसके बारे में डिफाइन किया गया है। इसके बाद इलस्ट्रेशन भी दिया गया है। 35A भी है उसका, जैसे compensatory cost in respect to false और vexatious claim और डिफेंस, तो उसके बारे में भी दिया है कि फॉल्स करने से क्या है उसका है। 35 में कॉस्ट ऑफ काउजिंग डिले, अगर इफ एनी डेट फिक्स फॉर द हियरिंग of suit or for taking any step therein the party to suit fails to take the step which he was required by the under this code to take that date, or we have obtained an adjournment for taking such a step or for proceeding evidence or any other ground of the court. तो सॉरी, अब पार्ट 2 में आएंगे। पार्ट 1 में हमने बताया था, पार्ट 2 में जो एक्सक्यूशन ऑफ जनरल के बारे में दिया हुआ है, जैसे सेक्शन 36 एप्लीकेशन टू ऑर्डर दिया हुआ है। प्रोविजंस फॉर दिस कोड रिलेटिंग टू द एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू द पेमेंट अंडर द डिक्री। तो ये एप्लीकेशन ऑर्डर है। इसके बाद जो पार्ट 2 में इसके बाद defining the of court which pass the degree, expression court which pass the degree or words to the effect shall related to the execution of decree unless there is any repugnant in the subject of context we deem include। इसमें अलग अलग दिया ABC, अलग अलग आप देख रहे हैं। ये बहुत लंबा है इसलिए हम जल्दी जल्दी हम लोग चाह रहे हैं कि आपको आगे बताएं। तो पार्ट 2 में आप सेक्शन 36 37 आपने देखा। 38 में कोर्ट्स बाय विच डिक्री में बी एक्सक्यूटेड, तो कोर्ट में विच डिग्री में भी एक्सक्यूटेड है। डिग्री में एक्सक्यूटेड आइदर बाय द कोर्ट विच passed it or the court which it has sent for execution। उसमें दिया है transfer of decree, court which passed the decree में on the application of the degree holder send the execution another court with competent jurisdiction। तो किस तरह जो है ट्रांसफर ऑफ डिग्री के बारे में अलग अलग दिया हुआ है कोड, सिविल कोड। इसके बाद सेक्शन 40 में ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू कोर्ट टू अनदर स्टेट, उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 41 में रिजल्ट ऑफ एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग्स टू बी सर्टिफाइड, जो भी है उसको सर्टिफाइड करना है। पावर्स ऑफ कोर्ट इन एक्सक्यूटिंग ट्रांसफर डिग्री, इसके बारे में बताया गया। 43 में जो है इसकी जानकारी दी गई। एक्सक्यूशन ऑफ द डिग्री पास्ड बाय सिविल कोर्ट्स इन प्लेस विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड। सेक्शन 44 में है एक्सक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय रेवेन्यू कोर्ट इन प्लेस ऑफ विच द कोड डज नॉट एक्सटेंड। 44A है एक्सक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय कोर्ट्स इन reciprocating territories। 45 है
execution of decree outside of India. 46 है precepts, तो precepts के बारे में जो है 46 में जानकारी दी गई। तो इसके बारे में ये नियम उसके क्या बने हुए हैं इसके बारे में दिया हुआ है। अपॉन द एप्लीकेशन द डिक्री होल्डर द कोर्ट विच पास द डिक्री में wherever it thinks fit issue precepts to any other court which would be competent to execute such decree to attain any property belonging to the judgment debtor and specify the precept। तो नियम जो है उसके बारे में उसमें जब जजमेंट आता है डिक्री का तो उसमें डिटेल रहता है। 47 जो सेक्शन है क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एक्सक्यूट डिग्री, उस सारे जो क्वेश्चन थे वो सबका वो आंसर उसमें रहता है डिग्री जजमेंट जब होते हैं। सेक्शन 48 में है लिमिट ऑफ टाइम फॉर एक्सक्यूशन respectively by the Limitation Act 1963, 36 of 1963, 28 और जो है लिमिटेशन में है कि कितना टाइम लगेगा, लिमिटेशन क्या है। सेक्शन 49 में transferee and legal representatives, every transferee of the decree shall hold the same subject to the equities which the judgment debater might have enforced against the original decree holder। 50 है सेक्शन 50 में मैं बताया था कि टोटल 158 सेक्शन है सिविल प्रोसीजर कोड में। तो हम लोग legal representative where a judgment debater dies before the decree has been fully satisfied, the holder of the decree may apply for the court which passed it to execute the same against the legal representative on this decree। इसके बारे में है प्रोसीजर इन एक्सक्यूशन, सेक्शन 51 में है जो ऑर्डर पास कर दिए हैं पावर ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स द एक्सक्यूशन, जो ऑर्डर दे दिए हैं तो उसका कैसे एक्सिक्यूट करना है उस पर सेक्शन 51 में बताया गया, थोड़ा डिटेल दिया गया है। सेक्शन 52 में इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके बारे में बताया गया है। 53 में लायबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, उसका क्या है, जो पूर्वज की प्रॉपर्टी उसका लायबिलिटी क्या है उसके बारे में बताया गया है। पार्टीशन टू स्टेट और सेपरेट ऑफ शेयर, उसके बारे में बताया गया है। अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो उसके बारे में सेक्शन 55 में है कैसे अरेस्ट और डिटेंशन करना है उसके बारे में दिया गया है। और सेक्शन 56 में प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन, एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी, इसमें दिया गया है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द पार्ट द कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर द अरेस्ट और डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन of a woman in execution of a decree for payment of money। तो ये दिया गया है सेक्शन 57 में सब्सटेंस अलाउ द स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स स्केल graduated according to the rank, race and nationality of monthly allowance payable for the substance of judgment debaters, उसके बारे में दिया गया।
इसके बाद डिटेंशन एंड रिलीज, every person detained at the civil person execution of the decree shall be detained. इसमें ए बी और अलग अलग सब सेक्शंस में इसको दिया गया। सेक्शन 59 में है रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस, उसके बारे में डिटेल बताया गया है। 60 में प्रॉपर्टी लाइबल to attach and shake the execution of decree। इसी के साथ जो है काफी डिटेल दिया गया है इसमें। सेक्शन 61 में है पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसमें दिया है एग्जम्पशन दिया गया, छूट दी गई है। सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस, तो कैसे उसको सीज करना है ड्वेलिंग हाउस के बारे में उसमें दिया गया है। तो ड्वेलिंग हाउस जो आवासीय भूमि है, रेसिडेंशियल है, उसके बारे में दिया गया। सेक्शन 63 में प्रॉपर्टी अटैच इन एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ सेवरल कोर्ट्स, उसके बारे में सेक्शन 63 में दिया। 64 में प्राइवेट एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर द अटैचमेंट टू बी वाइड। 67 में है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज द सेल्स ऑफ लैंड इन एक्सक्यूशन टू डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ द मनी, उसके बारे में दिया गया है। सेक्शन 73 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स के बारे में जानकारी दिया गया। प्रोसीडिंग एंड एक्सक्यूशन टू बी रिलेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिग्री होल्डर, उसके बारे में जानकारी दी है। रेसिस्टेंट टू एक्सक्यूशन, ये सेक्शन 74 है। पार्ट थर्ड में हम लोग आ गए, और पार्ट थर्ड में जो है सेक्शन 75 है, the power of the court to issue the commissions and the subject such condition and limitations as may be prescribed. The court may issue commissions to examine any person, to make local investigation, to examine or adjust account, or to make partition, इस सब पर जो है। इसके अलावा होल्ड साइंटिफिक एंड टेक्निकल और एग्जाम्ड इन्वेस्टिगेशन, सब जो है पावर ऑफ कोर्ट इशू द कमीशंस। कमीशन टू अनदर कोर्ट, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट in lieu of issuing a commission, the court may issue the letter of request to examine a witness residing at any place not within India। तो in lieu of इसमें दिया गया। तो उसके इन ल्यू ऑफ, ये वाला हम लोग देख लिए। और सेक्शन 78 में दिया है कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स, उसके बारे में दिया है। पार्ट 4 में आ गए सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, विशेष जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कि विशेष केसेस के लिए विशेष तरह के सूट प्रोसीजर बनाए गए हैं। तो इसी तरह सूट्स और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर
ऑफिशियल कैपेसिटी द सूट्स बाय द अगेंस्ट गवर्नमेंट। उसमें क्या क्या है? एनी सूट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, the authority to be named as plaintiff or defendant as the case may be shall be in case of the suit by the against the central government, uh, the Union of India, and in case of suit by the against state government। सेक्शन 80 में नोटिस के बारे में दिया गया है, कैसे नोटिस भेजना है और नोटिस के अलग अलग जो है बाद में उसका फॉर्मेट भी दिया गया है, किस तरह के नोटिस होनी चाहिए। तो नोटिस का हम लोग जैसे कि हम लोग सेक्शन 80 में हम लोग देख रहे थे नोटिस, और सेक्शन 81 में है एग्जाम्पशन फ्रॉम द अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। इस पर दिया गया है किस किस व्यक्ति को। 82 दिया है एक्सक्यूशन ऑफ डिग्री, तो कैसे करना है। 82 पहले भी हम लोग 83 में व्हेन alliance में sue alliance enemies residing in the India which the permission of the central government and alien friends may sue any court otherwise competent to try the suit if anywhere citizen of India but alien enemies residing in India without such permission or residing in foreign country shall not be sued in any such court। Explanation दिया गया है कि every person residing in the foreign country the government of which is at war with India and carrying or business in the country without a license or in behalf of granted by the central government shall for the purpose of this section to deem to be an alien enemy residing in the foreign country। तो एलियन एनिमी के बारे में जैसे भारत पाकिस्तान क्या है, हमारा पाकिस्तान एलियन एनिमी है, पड़ोसी दुश्मन है। सेक्शन 84 व्हेन द फॉरेन स्टेट में इशू द फॉरेनर स्टेट में सू in any competent court provision that the object of suit is to enforce a private right vested in the ruler of such a state or in offices of such a state in his public capacity। सेक्शन 85 में दिया है पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड बिहाफ ऑफ द फॉरेन रूलर्स, उसके दिया है सेक्शन में। सेक्शन 86 है सूट्स अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स एम्बेसडर एंड एनवाई। तो ये हम जान रहे होंगे कि हम लोग जो हमारा दूत है, एनवाइज है, एम्बेसडर है, उस सब अगर बाहर के उस पर क्या कानून है, उस पर भी हमारा सिविल संहिता जो है भारतीय सिविल संहिता में इसको दिया गया। और सेक्शन 87 में स्टाइल ऑफ फॉरेन रूल्स और पार्टीज टू सूट। 87 में डिफाइन द फॉरेन स्टेट एंड रूलर्स, उसके बारे में दिया गया है। वेयर द इंटरप्लीडर के बारे में दिया है। सूट में भी इंस्टीट्यूटेड, तो when two or more person claim adversely to one another the same debts, sum of money or other property, movable or immovable from another person, who claim no interest therein other than for charges or cost, and who is ready to pay the or deliver it to the rightful claimant, such other person may institute a suit of
interpleader against all the claimants for the purpose of obtaining a decision as to person to whom the payment or delivery shall be made and of obtaining indemnity for himself। तो ये हो गया सेक्शन 88 और सेक्शन 89 में। ये पार्ट 5 में दिया हुआ है स्पेशल प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेटरी। इसमें दिया हुआ है settlement of dispute outside the court where it appears the court and that there exist element of the settlement which may acceptable to the party. The court shall formulate the term of settlement and give them to the parties to for their observations, and after receiving the observation of the parties, the court may reformulate the term of possible settlement and refer the same for arbitration, conciliation, judicial settlement, including the settlement through the lok adalat or mediation, settlements और disputes outside the court जो है के बारे में 689 में बताया गया। 90 में स्पेशल केस दिया पावर टू द स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ द कोर्ट where any person agree in writing to state in case of the options of the court shall try and determine the same in the manner prescribed। Section 91 में दिया public nuisance and the wrongful acts affecting the public, इसके बारे में 91 में दिया हुआ है। पब्लिक चैरिटीज के बारे में 92 के बारे में दिया गया है कि कैसे पब्लिक चैरिटी इन केस ऑफ एनी alleged breach of any express of constructive trust created for public purpose of a charitable or religious nature or other the direction of the court is deemed necessary for the administration of any such trust, and advocate general or two or more persons having interest in the trust and having obtained may institute a suit, whether contentious or not, in the principal civil court of original jurisdiction or in any other court empowered in that behalf of the state government within the local limit where jurisdiction whole or may part of subject matter of the trust situate to obtain decree, removing any trustee, appointment of new trustee, vesting any property in the trustee, directing accounts and inquiries, settle schemes, granting such further or relief in the nature of case of required। तो ये पब्लिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में क्या है उसके बारे में भी सिविल संहिता सीपीसी कोड में 93 में है एक्सरसाइज द पावर ऑफ एडवोकेट जनरल आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन्स, इसके बारे में दिया 93। पार्ट 6 में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में जानकारी दी गई है। 94 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स क्या होंगे उसके बारे में। 95 में कंपनसेशन फॉर द ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन और इनसफिशिएंट ग्राउंड उसके बारे में भी जानकारी इसमें दी। पार्ट 7 में
अपील्स फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री, अपील के बारे में दिया गया। 96 में अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री है। 97 अपील फ्रॉम द फाइनल डिक्री वेयर द नो अपील फ्रॉम द प्रिलिमिनरी डिक्री। 98 में है डिसीजन वेयर द अपील हियर्ड बाई टू मोर जजेस। 99 में है नो डिक्री टू बी reversed or modified for error or irregularity not affecting merits or jurisdiction। 99A में order under section 47 to be reversed, modified unless the decision of the case is prejudicially affected। 100 जो है सेकेंड अपील के बारे में दिया हुआ है, दूसरा अपील करना है उसी सेकेंड। 100A में नो फर्दर अपील इन सर्टेन केस। 101 में है सेकेंड अपील ऑन द अदर ग्राउंड। 102 में है नो सेकेंड अपील फॉर सर्टेन केसेस। 103 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट। 104 अब आ जा रहा है अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स। 104 में ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज, उसके बारे में दिया हुआ है। 105 में ऑर्डर अदर ऑर्डर्स, इसके बारे में। 106 में व्हाट द कोर्ट टू हियर अपील्स, उसके बारे में दिया हुआ है। 107 में पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। 108 में प्रोसीजर इन अपील्स फ्रॉम द अपीलेट डिक्री एंड ऑर्डर्स, और इसके बाद है अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट। 109 में व्हेन द अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। 110, 111, 111A, 112A। 112 में सेविंग्स जो नथिंग ऑब्टेन इन द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट पावर्स rules the Supreme Court and other time being forced for the presentation of appeal the court or the conduct before the court। तो सेविंग्स के बारे में जानकारी दी है। और पार्ट 8 में जहाँ रेफरेंस रिव्यू एंड रिविजन्स जो है। 113 में रेफरेंस टू द हाई कोर्ट के बारे में जानकारी दी है। 114 में रिव्यू का बारे में जानकारी दी है। तो हम फिर से आ जाएंगे। 105 में अदर ऑर्डर्स है। 106 में व्हाट कोर्ट टू हियर अपील्स। 107 जो सेक्शन है पावर ऑफ अपीलिएट कोर्ट। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अपील्स के बारे में दिया हुआ है। पावर ऑफ अपीलिएट कोर्ट के बारे में दिया हुआ है। अपीलिएट कोर्ट प्रोसीजर इन अपील्स फ्रॉम द अपीलिएट डिक्री एंड ऑर्डर्स। इसके बाद अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट व्हेन द अपील्स लाई इन सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में 109 के बारे में दिया। 110, 11, 11A, 12 सेविंग्स, इसके भी सेविंग्स के बारे में ज़्यादा की गई है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है पार्ट 8 में रेफरेंस रिव्यू एंड रिविजन्स। 113 रेफरेंस टू द हाई कोर्ट के बारे में है, इसका रिव्यू और रिविजन्स के बारे में। और पार्ट 9 में दिया हुआ है स्पेशल provisions relating to the High Court not being the court of a judicial commissioner। 116 में part of to apply only the certain high courts। 117 में application of court of high courts। 118 में execution decree before the ascertainment of the cost।
पार्ट 10 में है रूल्स के बारे में बताया गया है, और जैसे 121 में इफेक्ट ऑफ रूल्स फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है। 122 सेक्शंस पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स, रूल्स कौन कौन बना सकता है इस पर जिक्र है। 123 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल्स कमिटी इन सर्टेन स्टेट्स। इसके बाद 124 में कमिटी टू रिपोर्ट टू हाई कोर्ट। 125 पावर ऑफ हाई कोर्ट्स एंड मेक रूल्स। टोटल जो है रूल से संबंधित है। और पार्ट 11 में है मिसलेनियस, जिसमें 132 exemption of certain women from personal appearance, exemption of other persons, जैसे इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर, मिनिस्टर, जज, गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन, स्टेट काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, द जज ऑफ हाई कोर्ट एंड द पर्सन हूँ सेक्शन 87 भी, ये सबको पर्सनल अपील से छूट दी गई है। अरेस्ट ऑर्डर टू द एक्सक्यूशन टू डिक्री, इसके बारे में एग्जाम्पशन फॉर अरेस्ट फ्रॉम द सिविल प्रोसेस। तो एग्जाम्पशंस टू अरेस्ट पर जो है इस सेक्शन में दिया गया है। अलग अलग जो 146 प्रोसीडिंग बाय अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके बारे में 107 कंसेंट और एग्रीमेंट बाय पर्सन अंडर द डिसेबिलिटी। ये महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये इन सूट और विच एनी पर्सन अंडर द डिसेबिलिटी is a party, any consent or agreement as any proceeding shall, if given or made to the express leave from court by the next friend or guardian for the suit, have the same force and effect as if such person were under no disability and had given such consent or made such agreement। तो ये डिसेबिलिटी होने पर जो है कंसेंट एग्रीमेंट के बारे में ये दिया गया। इनलार्जमेंट ऑफ द टाइम के बारे में 148 दिया हुआ। राइट टू लॉज ए कैविएट, कैविएट दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो कैविएट कैसे फाइल करना है उसके बारे में दिया है। उसके अलग अलग प्रोसीजर दिए हैं कि कब कैविएट फाइल किया जा सकता है। 149 में पावर्स टू मेक द डिफिशिएंसी ऑफ द कोर्ट फीस, इसके बारे में है। 150 में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के बारे में दिया हुआ है। 151 में सेविंग्स ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में दिया है। 152 जो है अमेंडमेंट और जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर के बारे में इस सेक्शन से दिया हुआ। 153 जनरल पावर टू अमेंड करने के लिए। 153 ए है पावर टू अमेंड डिक्री इन ऑर्डर वेयर द अपील इज समरली डिसमिस्ड। 153 ए है, बी में प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी डीम टू बी ओपन कोर्ट। 154 में जो है सेविंग ऑफ पर्सन्स राइट ऑफ अपील रिप्रेजेंट बाय द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1952 के में इसमें दिया गया। उसी तरह 155 में अमेंडमेंट सर्टेन एक्ट्स किया गया है। 156 में रिपील बाय सेकेंड रिपीलिंग
and Amending Act 1940 for 1914 and the second 908 के बाद 1914 में दिया गया। 157 में continuation of orders under repeal enactment और 158 में रेफरेंस टू जो ये लास्ट में है रेफरेंस टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड अदर repealed enactments in order to set enactment or notification passed of issue before the commencement of this code, which reference is made or any chapter of the section of Act 8 1859 or any code of civil procedure or act amending the same or any other enactment hereby repeal। तो सेविंग्स एंड रिपील्स के बारे में बताया गया है। सच रेफरेंस shall so far may be practicable be taken or be made in this code or to its corresponding part, order, section and rule। तो ये हमने देखा कि टोटल सिविल प्रोसीजर कोड में जो 158 सेक्शन दिए हुए हैं। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स में जो आएंगे इसके ऑर्डर्स जो 51 ऑर्डर्स हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम यही विदा लेते हैं क्योंकि ये 1 घंटे के करीब हमारा हो गया है। तो हम इसी के साथ आज विदा लेंगे और पुनः हम दूसरे वीडियो में जो 51 ऑर्डर्स हैं सीपीसी के उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक लॉ एजुकेशन सभी के लिए ज़रूरी है, हर कोई को इसकी जानकारी बेसिक रखनी चाहिए। हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।